हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखकों की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए डॉक्टर सूर्यबाला की लिखी हुई कहानी कतारबद्ध स्वीकृतियाँ। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। प्रभु, हम श्रद्धान्वित हैं। ये जीवन जो तुमने सौंपा, तुमने संवारा, स्वर्गोपम है। कितना पवित्र, संतोष भरा और सुख सुविधा से पूर्ण, स्वार्थ से दूर, संसार के हित में निरंतर तुम्हारी ओर अग्रसर पिता। ये हमारी अंतरात्मा, हाँ अंतरात्मा के ही शब्द हैं, कुछ छद में नहीं। ऑल्टर की ओर माथा झुकने लगता है। अनायास उंगलियां माथे पर लगे वेल की क्लिपें टाइट करती हैं और स्टील की चेन में लटकते शीतल क्रॉस को सहला उठती हैं। कितना अपार संतोष है प्रभु, जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर देने में, पियानो पर तुम्हारी वंदना के गीत गाने में, नन्हे अबोध हृदयों को तुम्हारी आस्था के साथ जोड़ने में। कम ऑन चिल्ड्रन, सिंग टुगेदर। ढेर ढेर सी तोतली मिठास भरी आवाज़ें पियानो के स्वरों के साथ साथ बिखरने लगती हैं। मुझे खुले आसमान के नीचे अकेले बियाबानों में घूमना पसंद है। तुम शायद सोचो कि मेरा कोई दोस्त नहीं, लेकिन मेरा एक साथी है जो पहाड़ों में, जंगलों में, बियाबानों में हर कहीं मेरे साथ है। हाँ, हम कभी अकेले नहीं, ईश्वर साथ है। ये सच है कि प्रभु हमेशा हमारे साथ है। गीत थमता है। एक अकेले स्वर की मिठास हठात हल्के से छलक जाती है। सिस्टर, यस सिंधु। सिस्टर, वीरा इज आस्किंग, आप मेरा जीवन कोरा कागज़ गाना पियानो पर निकाल लेंगी हैं सिस्टर? ओ नो नो चाइल्ड, आई डोंट नो, कम ऑन सिंग। अनायास अनजाने ही हाथ माथे और कंधों को छूकर क्रॉस बना देते हैं। फिर लड़खड़ाती उंगलियां पियानो के सुर मिलाने लगती हैं। सिस्टर, ये गाना गंदी बात है सिस्टर। इज इट सिन? सिस्टर एंसी मुस्कुराई थी, एक निष्पाप सपनीली मुस्कुराहट। फिर शायद अगले संभावित प्रश्न की आशंका से घबराकर उंगलियां पियानो पर रख झटके से स्वरों के कई गुच्छे एक साथ उलीच दिए थे। धर्म गीतों की रवानगी सारे अबोध जटिल प्रश्नों को तेजी से धोने बहाने लगी थी। अध तोतली आवाज़ें झूम झूम कर नन्हे काले जूतों से टप टप करती ताल देने लगी थी। नेवर आई एम अलोन, गॉड इज़ माई फ्रेंड, नेवर आई एम अलोन। टीचर का मतलब सिस्टर, सिस्टर का मतलब सिस्टर एंसी जो पियानो पर गीत सिखाते सिखाते आंखें बंद कर मुस्कुरा उठती हैं। सिस्टर एंसी जो लूसी ग्रे पढ़ाती हैं। बर्फीले तूफानों से घिरे अंधेरे में लालटेन लेकर अपनी माँ को ढूंढती लूसी ग्रे कविता पढ़ाती पढ़ाती ब्लैक बोर्ड तक जाकर पॉकेट से सफ़ेद रुमाल निकाल आंखें पोंछ फिर मुस्कुराती हुई वापस लौट आती हैं। सिस्टर हाथ में बुक लिए घूम घूम कर पढ़ाती रहती हैं। सिस्टर को घूमते देखकर लगता है लूसी ग्रे घूम रही है। लूसी ग्रे बर्फीले तेज़ तूफान में अंधेरी पहाड़ियों जंगलों में भटकती लालटेन लिए माँ को ढूंढती और धीरे धीरे उसकी आवाज़ दबती गई, उसके नन्हे पैरों के निशान गुम हो गए। सिस्टर, सिंधु इज़ क्राइंग। सिस्टर ने अवाक हो उसे देखा था। वे निर्दोष भोली आंखें शर्मा कर झुक गई थीं, वैसी ही गीली गीली ही। क्यों रो पड़ी वो? उसने तो लूसी ग्रे को देखा भी नहीं, बस क्लास में घूमती सिस्टर एंसी को देखा है। और सिस्टर एंसी को तो हमेशा ही देखती है। चुपचाप बरामदे से क्लासरूम, क्लासरूम से ऑफिस, अपने में ही सोचती रहती हैं कि उंगलियां उनके अनजाने एक दो क्रॉस बना देती हैं। 2 साल पहले एक दिन वो सारे दिन उनके क्रॉस गिनती रही थी। फिर कौतुक से भरकर पूछा था, सिस्टर आप दिन भर में कितनी बार क्रॉस बनाती होंगी? सिस्टर ममता भरे स्वर में बोली थी, जितनी बार हम गलत काम करते हैं चाइल्ड, सिन। सिन? एक पल को मन ही मन मॉरल्स के लेसन याद करने लगती है। व्हाट इज सिन? टेलिंग लाई अर्थात झूठ बोलना, यूजिंग बैड वर्ड्स गंदी बात बोलना, स्टीलिंग अर्थात चोरी करना। और एकदम से पूछ बैठी, सिस्टर अभी अभी आपने कौन सा सिन किया था जब क्रॉस बनाती थी? सिस्टर एंसी हमेशा की तरह पहले चौंकी थी,
फिर एक करुण मुस्कान की घाटी में डूबती चली गई थी। फिर वे तेजी से म्यूजिक रूम में चली गईं। ढेर के ढेर स्वर पियानो से उछालने लगी थीं। उन्हीं स्वरों की बौछारों में दूधिया बेतरतीब आवाज़ें झलकने लगी थीं। सिस्टर एंसी आंखें बंद किए उन बौछारों में छुपने के लिए जगह तलाश रही थी। उंगलियां उच्छृंखल हो रही थीं। बार बार लग रहा था कहीं अनजाने ही धर्म गीत की ट्यून बजाते बजाते मेरा जीवन कोरा कागज़ वाली ट्यून न बज जाए। वैसे ही जैसे अनजाने उंगलियां माथे और कंधों को छूकर क्रॉस बना देती हैं। नहीं नहीं प्रभु, कितना मधुर है बस तुम्हारी वंदना के गीत गाना, और कोई भी गीत नहीं। मेरी बहन ये गाना बहुत अच्छा गाती थी। मैं ज़रा पियानो पर ट्राई करती हूँ, देखूँ मुझसे निकलता है। एकाएक वो सब कुछ भूल कर खुश हो गुनगुनाती हुई पियानो पर जा बैठी थी। उसने बड़ी जल्दी में एक पूरी पंक्ति निकाल ली। इट्स ए नाइस ट्यून, नो? मदर जाने कब दरवाजे पर आ खड़ी हुई। या मदर, दोनों ने खुश होकर स्वीकृति जताई। बट वी आर नॉट सपोज टू सिंग दीज सॉन्ग सिस्टर। अर्थात लेकिन हमें ये गीत गाने का अधिकार नहीं है। सॉरी मदर। वो पियानो छोड़कर फौरन उठ गई थी। फिर एक दिन बातों के दौरान दोनों कहाँ कहाँ की बातें कर बैठे थे जो आमतौर पर हम आपस में नहीं किया करते। हाँ प्रभु, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी वंदना से दूर हो गए थे, पर मुझे लिटिशिया बहुत अच्छी लगी थी। दूसरे दिन ही पता चला वो जा रही है रिलीफ वर्क के लिए, फिर वहाँ से कहीं और। रात में वो अपना हैंडबैग, धार्मिक पुस्तकें, रोज़री, छोटा सा बिस्तर वगैरह पैक करती करती बोलती जा रही थी। सिस्टर एंसी, देखो मैं जा रही हूँ, पर तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी वेशभूषा, रहन सहन सब कुछ बिल्कुल एक तरह का होता है। जो भी दूसरी सिस्टर आएगी उसके पास भी ऐसी माला होगी, ऐसी रोज़री, ऐसा ही वेल, ऐसा ही क्लॉक, और फिर हमें शुरू से ही सिखाया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है कि नेवर गेट अटैच्ड टू एनीथिंग। कहते कहते वो एकदम मेरे पास आ गई थी और अपने ढीले चोगे वाली बाहें मुझ पर टिकाकर खड़ी खड़ी रोती रही थी। मैं एकटक अपलक उसे देखती थरथराती सी खड़ी रही थी। ये भी ना कह सकती थी कि सिस्टर, हमें इस तरह अपने लिए रोने का अधिकार नहीं। सुबह जाते समय सारी सिस्टर्स उसे मिस कर रही थीं। लिटिशिया ने पीछे घूमकर शायद भीड़ के बीच मुझे ढूंढना चाहा कि मदर ने उसके माथे पर हाथ लाकर विश किया और कहा, दाई बी ब्लेस्ड। हाँ प्रभु, ये जीवन वरद है तुम्हारे आशीर्वाद से पूर्ण। ये जीवन पवित्र है, महान है, यथार्थ की निकृष्टता से दूर। हाँ, यथार्थ बहुत निकृष्ट, बहुत दयनीय होता है, जैसे अभावों भरे उस बचपन का यथार्थ। घाघरे में छोटी सी छुरी खोस, सांझ के झुटपुटे में दीवारों पर चढ़ चोरी से केले काट लाने वाला बचपन, पत्तों में छुपा कर रखा दूसरे भाई बहनों के हिस्से का भात खा जाने वाला बचपन, तिरुपति के मेले में हीरे की लौंग के नाप पर कांच की लौंग खरीदने की जिद मचाकर धूल भरी सड़कों पर लूट जाने वाला बचपन, 7 भाई बहनों और माँ बाप के चिर क्षुधित परिवार के दयनीय यथार्थ वाला बचपन। दयनीय सब कुछ ताड़ी के नशे में धुत अप्पा की मिचमिची आंखों से बरसते अंगारे और पिटने के भय से बदहवास सी छुपने के लिए जगह तलाशती अम्मा का भीगा आंचल। हाँ प्रभु, वो बचपन त्याज्य ही था। और वो कैशोरे भी, घुटनों तक झूलते अल्हड़ बालों को लपेटकर दर्पण के टूटे टुकड़े को देख देख कर जंगली फूलों की वेणी से सजाने वाला कैशोर्य, आले पर रख के कुमकुम और कंचों मूंगों से खुद को रूप गर्विता बनाकर दुलारने वाला कैशोर्य, और किसी उद्दंड हटीली पदचाप के आभास मात्र से लहलहा उठने वाला कैशोर्य। त्याज्य था प्रभु, क्योंकि वो कैशोर्य अज्ञान से पूर्ण था। जीवन जीने के लिए बस तीनों ही चीज़ें ज़रूरी लगती थीं, जंगली फूलों की रंग बिरंगी वेणी, ताक पर रखा दर्पण का टुकड़ा और हठीली पदचाप। बस इतने से एक सुखद पूर्ण जीवन की सृष्टि मान लेने वाला कैशोर्य अविवेकी ही तो था। कितनी समझदारी से हंसा जा सकता था उस दृश्य पर, जबकि उसने, हाँ विश्वम ने, धान की मेड़ से बहता पानी मेरी हथेलियों की अंजलि बनाकर उसमें डाल दिया था और कहा था, ये गंगा जल ही तो है। फिर धान की 2 लंबी पत्तियां मेरी अंजलि में डालकर बोला था,
बस अभी प्रतिज्ञाबद्ध हो जा, जब तक लौट कर नाव प्रतीक्षा करती रहेगी। फिर सहसा उद्दाम सख्त हथेलियों में वो कांपती अंजलि पकड़कर बोला था, बोल, करती रहेगी? करती रहूंगी। सिर झुकाकर स्वीकृति देते समय देखा था उसने अंजलिबद्ध गंगा जल और धान की पत्तियां बहती बेड़ों से उलीच दी थीं। ये पानी एक दिन सागर में जा मिलेगा और सागर कभी सूखता नहीं। फिर मुझे और शायद स्वयं को भी विश्वस्त करते हुए बोला था, मेरा हट जानती है ना, कुछ कर सकने लायक बनकर ही लौटूंगा। तब मुझे कोई नासमझ नहीं कह सकेगा, तब मेरा निर्णय धुतकारा नहीं जा सकेगा। सुन, न अपने पिता की नशीली आंखों से डरना, न मेरे पिता से, गांव के मुखिया की भभकियों से भी नहीं, बस प्रतीक्षा करती रहना। लगा था दिग दिशाओं समेत प्रतिज्ञाबद्ध हो गई हूँ और तब से अबोध नासमझ प्रतीक्षाओं का क्रम। अबोध नासमझ, जैसे सिंधु दाहिने कान की तरफ नन्ही पतली बालियों के पास ढीला होकर झूलता लाल रिबन। पास बुलाया। यस सिस्टर। खेल छोड़कर भागती हुई उपास खड़ी हुई, बिना कुछ कहे रिबन अच्छी तरह दोबारा बांध दिया। अनजाने ही वो किसी स्वप्निल अनुभूति से घिरी बोल पड़ी थी, मम्मी भी ऐसे ही रिबन टाइट कर दिया करती थी मीन्स माई मम्मी डाइड लास्ट ईयर सिस्टर। झन आवाज़ टूट गई थी, पर गूंज चारों ओर बिखरती रही थी। रिबन का बो बनाती उंगलियों ने कांप कर क्रॉस पकड़ लिया था। मे आई गो नाउ सिस्टर? ओह यस चाइल्ड। कुलबुलाती किलकारियों के बीच अभी अभी टाइट किए रिबन का बो आंखों में झूलता रहा। ऑल्टर पर सजे सिंधु के लाए ढेर ढेर पीले गुलाब उस दिन उदास लगे थे। रोज रोज गुलाबों के गुच्छे, उचकती हुई लड़कियां, लवली रोजेज, सिंधु प्लीज वन। एक दो गुलाब उन दो लड़कियों को देकर वो सीधी भागती सी आकर पलके झुकाए थमा जाती थी। रहस्य खुला था जब उस दिन पूछा था, रोज इतने गुलाब क्यों तोड़ती हो, डैडी नाराज नहीं होते? डैडी ही तो देते हैं सिस्टर। सुबह सुबह ही डैडी क्यारियों में खिले सारे गुलाब तोड़कर उसे थमा देते हैं। इससे अधिक सिंधु कुछ नहीं कह पाती कि ये पहले ये गुलाब मम्मी बालों में लगाती थी, ड्राइंग रूम में, बेडरूम के कॉर्नर टेबल पर, डैडी की स्टडी टेबल पर। सारा घर गुलाबों से महकता रहता था। लेकिन अब एक दिन आया ने खाने की मेज पर सजा दिए थे तो डैडी सारा दिन बिना बात नाराज होते रहे, गुमसुम से इधर उधर घूमते रहे और बेहद खाली आंखों से टेबल पर सजे गुलाब को देखते रहे। घंटी बज चुकी थी। तब वो धीमे धीमे टेबल तक आई और सकचाते हुए मॉरल्स की बुक से एक गुलाबी लिफाफा निकाला था। निकालने के साथ ही एक रंगीन फोटो नीचे गिरी थी। पूछने पर उसने वैसे ही सिर झुकाए अस्फुट स्वर में कहा था, माई मम्मी। फिर उसी तरह आवाज़ झंझना कर टूट गई थी। गुलाबों की क्यारी के पास एक उन्मुक्त खिलखिलाता चेहरा, खुले लहराते बाल, भरी हुई सिंदूरी मांग, माथे पर गहराती गुलाब सी बिंदी। उसने धीमे से हाथ आगे बढ़ाया था और फोटो फिर से मॉरल्स की बुक में रख ली थी। एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही करुण अतीत उसकी आंखों में लगातार बिंध रहा था। फिर लिफाफे की ओर संकेत कर रहा था। यह उसका बर्थडे कार्ड है। खोलकर देखा, लिखा था, सिंधु wants you to come on her birthday. Would you please keep the child's will? अर्थात सिंधु अपने जन्मदिन पर आपको निमंत्रित करती है, क्या आप बच्ची का मन रख सकेंगी? मदर ने अनुमति दे दी थी। घुसते ही सबसे पहले दीवार पर फ्रेम में जड़ा वही रंगीन चित्र दिखा था। गुलाब की क्यारियों के बीच मुक्त भाव से खिलखिलाती वही सिंदूरी मांग, लहराते बाल और ऊपर पड़ा हुआ सफ़ेद ताज़ा बेला के फूलों का गजरा। एक बेहद उन्मुक्त, बेहद करुण अतीत। अवसाद में डूबी वही सुगंध तन मन पर छाती जा रही थी। उस सुगंध से बस एक ही शब्द कांप रहा था, मोह, मोह, अटैचमेंट। ओ प्रभु, क्या अवसाद इतना मोहक होता है? क्या मोह इतना करुण? क्या करुणा इतनी इतनी मधुर? वो बावला सा अपनी बच्ची के जन्मदिन पर आया और नौकर के साथ साथ रंग बिरंगे बच्चों में भटकता सा फिरा था। एक एक बच्चे से पूछकर उसकी पसंद की चीज़ उसे देता। आया सिंधु को साथ लेकर केक काटने पहुंची ही थी कि वो एक झोंके की तरह आ पहुंचा। सिंधु को बाहों में लेकर केक कटवाया, फिर प्यार से उसका माथा चूमा, फिर उल्लास में नाचते कूदते बच्चों की भीड़ से हटकर बोझिल कदमों से धीमे धीमे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया।
और लौट कर डॉर्मेट्री की सीढ़ियाँ चढ़ती मैं एकाएक रुक सी गई हूँ। मुझे लगता है मेरे कदम भी वैसे ही पड़ रहे हैं, वैसे ही बोझिल हैं जैसे उसके। तभी तो नीचे बैठे बैठे भी मुझे लगता रहा कि ऊपर कमरे में अकेला कैसे क्या कर रहा होगा। सब कुछ मैं नीचे बैठी बैठी अनुभव कर रही हूँ। उसके साथ बीतता उसका हर पल मेरे एहसासों में डूबता जा रहा है और मैं हर क्षण अपनी जगह उसी को महसूस करती जा रही हूँ। शायद पीड़ा के भी प्रतिबिंब होते हैं और कब कौन सा प्रतिबिंब अपनी पीड़ा की गहराई में डूब जाए पता नहीं। दूसरे का दुख बांट सकना तो हमारा कर्तव्य है ना प्रभु, लेकिन बिना किसी के दुख में डूबे हम पीड़ा बांट कैसे सकते हैं? और दुख में डूबना ही तो शायद मोह है, मोह, अटैचमेंट। मेरी दृष्टि में उसकी आंखों का समंदर लहराता है जब उसने आते समय सिर झुकाकर कहा था, माई चाइल्ड शुड नॉट बी सैड सिस्टर, अर्थात मेरी बच्ची कभी दुखी ना हो सिस्टर। शायद मेरे मौन ने आश्वस्ति और संवेदना का संदेश दिया था उसे। हर दूसरे शुक्रवार को संरक्षकों की भीड़ में जल्दबाज माताओं के पीछे चुपचाप खड़ा रहता था वो। भीड़ छटने पर धीरे धीरे सामने आकर वैसे ही बोझिल आवाज़ में पूछता, हाउ इज़ माई चाइल्ड डूइंग दीज डेज, अर्थात मेरी बच्ची कैसी चल रही है इन दिनों। उसकी बच्ची स्कूल में हमेशा खुश दिखती थी, क्लास में ध्यान देती है, हर उम्र सहेलियों में हिली मिली रहती है, पढ़ाई, खेलकूद, डांस, ड्रामास सब में बहुत अच्छी है। इन सूचनाओं के साथ उससे कहना चाहती हूँ कि बच्ची की ही नहीं, उसे खुद अपनी भी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन पीछे का आधा वाक्य तोड़कर फेंक देती हूँ, क्योंकि शायद ये संवेदना की सीमा से आगे बढ़ जाता ना। लेकिन जब वो जाते समय एक पल रुककर किसी तरह कह जाता है, मेरे पास शब्द नहीं, मैं आपसे उड़न नहीं हो सकूँगा सिस्टर, तो मैं क्यों सुनने से रोक नहीं पाती? क्यों लगता है ये वाक्य हजारों प्रतिनिधियों में ध्वनित होता चला जाए? ये सुनना पाप तो नहीं प्रभु? कहाँ से छूटने लगता है पुण्य और कहाँ से जुड़ने लगता है पाप? कहाँ से घुलने लगती है संवेदना, कहाँ से व्यापने लगता है मोह? ये सब बस इसलिए जानना चाहती हूँ प्रभु कि मैं सजग होकर अपनी आत्मा की पहरेदारी करती हूँ। लेकिन इस पहरेदारी के बावजूद एक अवसाद भरी गंध तैरती रहती है, एक बोझिल वाक्य डूबता रहता है, शी शुड नॉट बी सैड। और बरामदे से क्लास के बाहर सिर झुकाए खड़ी सिंधु दिख जाती है। पास आने पर स्लेटी स्कर्ट की छोर से आंखें पोंछ सिर झुकाए खड़ी रहती है। पूछने पर, मेरी आया बीमार है ना, रोज़ डैडी तैयार करते हैं, फिर भी लेट हो जाती हूँ। ओह, मैं धीमे से क्लास में जाती हूँ, सिस्टर क्रिस्टीना से कहकर उसके बाल सहलाते हुए लौट आती हूँ। थोड़ी देर बाद दूर से देखती हूँ, सिंधु अब वहाँ नहीं है। दूसरे दिन हमेशा से दुगने छोटे बड़े गुलाबों का गुच्छा लिए वो उल्लसित सी सामने खड़ी थी। गुलदस्ते से लगी एक स्लिप भी थी, विद रिगार्ड्स बिकॉज यू लव माई चाइल्ड, अर्थात सादर, क्योंकि आप मेरी बच्ची को प्यार करती हैं। उस दिन भी वे सारे फूल प्रभु की ऑल्टर पर ही सजा दिए थे। हाँ, आते समय एक नन्हा गुलाब मेरे हाथों में था और वो स्लिप भी। झूठ नहीं कहूँगी, वो स्लिप जितनी बार पढ़ी थी उतनी बार लगा था, इससे अधिक कुछ नहीं लिखा जा सकता, इससे अधिक कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, इससे अधिक कुछ नहीं सोचा जा सकता। मेडिटेशन का समय हो रहा था। समाधि कितनी विस्तृत, कितनी सम्मोहक, कितनी वायवी होती जा रही है। पारदर्शी रंगों के घोल में कभी पीले गुलाब मुस्कुराते हैं, कभी नारंगी कनकांबरम के फूल खिलखिला पड़ते हैं, फिर उन्हीं की वेणी लंबी रेशमी बालों के लच्छों में गुथ जाती है। इस छोर से उस डोर तक चौड़े जरीपाट का लाल आंचल लहराने लगता है। जीना पारदर्शक, सिमट कर पलकें झुक गई हैं और उंगलियां घबराई सकुचाई सी कच्चे पीले सूत से लटके मंगलसूत्र को टटोलने लगती हैं। अचानक समाधि टूट जाती है। उंगलियों की पकड़ में आ गए स्टील की चेन से लटकते क्रॉस ने ही मुझे उस सम्मोहन जाल से मुक्त किया। ये सब तो कभी सच नहीं था प्रभु। सच इतना दुस्साहसी कैसे हो सकता है कि वो हटीला विश्वम परिणय का मंगल सूत्र लिए मेरी समाधि के मंडप में आ जाता है। सच तो ये अतीत था, जब हटीला उद्दाम विश्वम एक विनयी, शिष्ट और विवेकी युवक बनकर लौटा था। उसका रहन सहन, वेशभूषा, बातचीत सब कुछ अपने पहुंच के बाहर लग रहे थे।
उसे देखने के बाद आले में रखे दर्पण के टुकड़े में दिखता अपना प्रतिबिंब कितना दयनीय लगा था। बड़ी मुश्किल से मेरे कुछ कह पाने पर वो कितने सयानेपन से मुस्कुराया था। फिर बड़े शिष्ट स्वर में समझाते हुए कहा था, वो सब भूल जाओ, उस उम्र में मुझको समझ ही कहाँ थी। अब हमें अपने माँ बाप की बात मानकर चलना चाहिए। मुझे तो अभी बहुत आगे बढ़ना है। शिक्षा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम मेरा साथ दे ही कहाँ सकोगी। सोचो, कहो तो तुम्हारी शादी के लिए गांव के किसी से पूछूं। अब तुम्हें और अधिक मेरी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। बहुत नासमझी की तुमने। बड़े शांत गुरुत्व भाव से मुझे समझाकर वो चुप हो गया था। शायद उसे मेरी नासमझी पर हंसी और दया आ रही थी। हम दोनों चुपचाप खड़े रहे। मैं धान की मेड़ों से बहता पानी देखने लगी थी, वो आकाश में उड़ते पंछियों को। उस रात नशे में धुत अप्पा की आंखें गीली अंगारों की तरह नहीं, ज्वालामुखी की तरह फूटी और दहकी थी। बदहवास सी छुपने के लिए मैं जगह तलाशती झोपड़ी के पीछे झुरमुट में औंधी पड़ी थी। माँ रह रहकर चिंताकुल स्वर में झरोखे से फुसफुसाती, तू है ना? हाँ, मैं थी, अपने झूठ और हास्यास्पद साबित हो गए एक पूरे इतिहास के साथ। आंखें ऊपर उठाकर देखा। अंधेरी रात में खचपचाते तारों के बीच गेरुई पहाड़ी पर बने गिरजे की घड़ी सन्नाटे को हल्के हल्के छेद रही थी। मैं अर्थहीन आंखों से उसे घूरती पहाड़ी पर चलती चली जा रही थी। मुझे भी विवेक की तलाश थी। गुड मॉर्निंग सिस्टर। पूरे 27 दिनों की सिक लीव के बाद स्कूल आई थी सिंधु। पतली कमज़ोर कलाइयों में पकड़ा गुलाबों का गुच्छा थमाती वो कह रही थी, डैडी विल कम टुडे। भीड़ छटने के बाद वो सामने खड़ा था, सिंधु से ज़्यादा ही बीमार और पीला सा। पूछा, क्या हो गया था? क्या वो भी बीमार था? उसने उदास मुस्कान के साथ कहा था, नो थैंक यू सिस्टर। फिर पूछता रहा था, कितना पिछड़ा कोर्स सिंधु को पढ़ाना पड़ेगा? फाइनल के भी केवल 2 महीने रह गए हैं। बातों के बीच भी जो बताता, सिंधु बीमारी में आपको बहुत याद करती थी, तेज बुखार में भी आपका नाम दोहराती थी, कभी लूसी ग्रे की लाइनें। फिर थोड़ी देर रुककर बोला था, मेरी बच्ची पहले से कमज़ोर हो गई है, उदास भी। मैं सोच रही थी बच्ची ही नहीं, वो भी कितना उदास हो गया है, कमज़ोर भी। वो चुपचाप गुमसुम बैठा रहा। फिर एकदम जैसे किसी आग्रह भरे आवेश में कह उठा, सिस्टर एंसी। यस। मेरा स्वर सिहरा था, पलकें झुक गई थी। ओह नो। वो झटके से उठ खड़ा हुआ और अवश हारा सा गेट की ओर बढ़ गया था। मैं शांत निस्पंद बनी सारे काम निपटाती रही। शाम होने के बाद फिर दरबे की मुर्गियों, चूज़ों और खरगोशों को सहलाती पुचकारती दाने चुगाती रही। थके पैरों से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के बरामदे में आई। तब तक चारों ओर कंदील से झिलमिलाते घरों में बत्तियां जल चुकी थीं। हर झरोके में एक जिंदगी थी। कहीं बेतहाशा भागती हुई किलकारियाँ थीं, कहीं मान भरी सिसकियाँ, कहीं सुरमई खिलखिलाहटें थीं, कहीं उनीदी लोरियाँ। चारों रंग बिरंगी कंदीलों में उन्मादी हाथों से पर्दे खिसक रहे थे। दर्पणों में प्रतिबिंब शर्मा रहे थे। सुख दुख हास विलास भरी जिंदगी पंख पसार कर रोशनी की लहरों में तैर रही थी। ना, मुझे ये सब नहीं देखना प्रभु। ये सब झूठ है, नश्वर है, त्याज्य है। ये सारा संसार ही अविवेकी अज्ञानी है ना, तभी शायद इतना मोहक, इतना मधुर है। लगा ये सारा संसार अपने अनंत सम्मोहनों सहित मेरे सामने खड़ा होकर आवेश और आग्रह एक साथ लिए बुला रहा था, सिस्टर एंसी, सिस्टर एंसी, सिस्टर एंसी। आज मेरे फेयरवेल की फीस्ट थी। कल शनिवार को छुट्टी के बाद ऑफिस में मदर ने मुझे मिशन से आया पत्र दिखाया। तुम भाग्यशालिनी हो सिस्टर, प्रभु की इच्छा से तुम्हें दुखी लोगों के पास रहने, उनका दुख बटाने का कार्य मिल रहा है। कल रविवार है, परसों सुबह मिशन की गाड़ी आएगी। गॉड ब्लेस यू। अंदर से उठती चीख कसकर दबा दी थी। मदर को धन्यवाद देकर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की थी, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता भी। मदर ने कहा, हम सबको बुरा लगेगा पर हम खुश हैं कि तुम्हें लोगों की सेवा का अधिक अवसर मिलेगा। शायद ऑल्टर के पास टंगी घड़ी की धीमी सी टन की आवाज़ सुनाई पड़ी है। झपकती हुई आंखें चौंक कर फिर जग पड़ी हैं। एक बार सिरहाने रखी घड़ी में टाइम देखना चाहती हूँ, फिर अनजाने हाथ घड़ी पर रख देती हूँ। नहीं, एक बहुत पुरानी कविता इस पार से उस पार कौंधने लगती है। कर्फ्यू मस्ट नॉट रिंग टू नाइट। नहीं,
ये रात का घंटा नहीं बजना चाहिए, वो क्षण नहीं आना चाहिए। कर्फ्यू मस्ट नॉट रिंग। सामने के दूसरे बेड पर सोती सिस्टर रजालिया को देखती हूँ। पहले इस पर सिस्टर लिटिशिया सोया करती थी, फिर एकटक अपने बेड की ओर देखती हूँ। अब इस पर कौन सी सिस्टर सोएगी? क्या मैं फिर कभी लौट कर इस बेड पर सो सकूंगी? हाँ, कभी लौट कर भी तो आ सकती हूँ। तब सिंधु कितनी बड़ी हो गई रहेगी, शायद स्कूल छोड़ चुकी होगी। सिंधु कहाँ होगी तब तक? कल मेरे चले जाने के बाद स्कूल लगेगा। सिंधु को कौन बताएगा कि सिस्टर एनसी बहुत दूर आदिवासियों का दुख बटाने चली गई? कहीं ऐसा ना हो कि उसे कोई ना बताए और वो पीले सफ़ेद गुलाबों का गुच्छा लिए मुझे ढूंढती फिरे। कर्फ्यू मस्ट नॉट रिंग टू नाइट। ठहरो, प्रभु की वंदना ही मन को शांति दे सकेगी। फादर, वी थैंक दाई फॉर। कर्फ्यू मस्ट नॉट। आवर फादर इन हेवन। नो, कर्फ्यू मस्ट नॉट। ये क्या हो रहा है प्रभु? प्रार्थना के समानांतर बराबर दौड़ती ये पंक्तियाँ, समाधि के समानांतर तितलियों सी रंगीन पंख फड़फड़ाती ये जिंदगियाँ, ये क्रॉस पर टंगा वर्तमान, ये मंगलसूत्र में झूलता अतीत। केवल सत्य ही मोहक क्यों नहीं होता? मोह, अटैचमेंट, नहीं, कुछ नहीं। और मैंने चुपचाप वो सूखा पीला गुलाब लाकर बहुत नीचे अंधेरे में फेंक दिया है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी कतारबद्ध स्वीकृतियाँ। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।